हम लोग आज समझेंगे ब्राउज़र, रेंडरिंग इंजन एंड जावास्क्रिप्ट। अगर कोई भी मैं वेबसाइट खोलूँ, एग्ज़ाम्पल अपनी वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ, तुम अपना कंट्रोल क्लिक करोगे एंड इंस्पेक्ट पे जाओ। किसी भी वेबसाइट में कंट्रोल क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओगे, तो ये टर्मिनल खुले ये वाला विंडो खुलेगी। इस विंडो में जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो हम लोग फ्रंट एंड देखते हैं, वो एचटीएमएल में बनता है। ये यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, 1 सेकंड। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें एचटीएमएल लिखा दिख रहा है? डॉक टाइप एचटीएमएल। हाँ, सो बेसिकली एचटीएमएल हम लोग यूज़ करते हैं एज़ अ लैंग्वेज टू क्रिएट वेबसाइट्स, ठीक है? उसको हम लोग वेबसाइट में बनाएँगे, हम लोग लोकल होस्ट भी जब बनाएँगे तो हम लोग समझेंगे। तो अभी मैं हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दूँ, तो एचटीएमएल के अंदर बॉडी और एचटीएमएल स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। ये डिव एंड ऑल क्या है, हम लोग जब फ्रंट एंड करेंगे तब समझेंगे। एंड ये जो क्लास है, क्लास के अंदर हम लोग सीएसएस देते हैं। सीएसएस क्या करता है? स्टाइलिंग ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो स्टाइल्स है, स्टाइल्स में सीएसएस बता रहा है कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, इसके बॉर्डर में 0 दो, सॉलिड कलर ये। तो ये हम लोग बेसिकली एचटीएमएल एंड सीएसएस यूज़ करते हैं एंड ये एचटीएमएल एंड सीएसएस ब्राउज़र में रेंडर होता है, तो हम लोगों को वेबसाइट दिखती है। एक ये वाला आइकन होता है जिससे तुम्हारा ये चेंज हो सकता है, किसमें? मोबाइल लेआउट में। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँगा, तो ये फ़ोन लेआउट में मेरी वेबसाइट फ़ोन में ऐसे दिखेगी। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस भी बोलते हैं, है ना? कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव में है कि नहीं, तो हम लोग जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो इससे चेक करते हैं कि हाँ, नैव बार ऐसा आ रहा है, राइट? ये हो गया फ़ोन, और फ़ोन में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, डायमेंशन एंड रिस्पॉन्स। आईफ़ोन वाला चेक चेक करना है, सैमसंग गैलेक्सी में कैसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, सैमसंग गैलेक्सी में वेबसाइट, ठीक है? आईपैड प्रो में कैसा दिखेगा या आईपैड में ऐसे दिखेगी वेबसाइट हमारी, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस भी देख प्राइस सकते हैं। हाँ, सो अभी हम लोग अगर इसको फिर से क्लिक करेंगे तो वेबसाइट व्यू में ही आ जाएगा नॉर्मल। एंड ये जो चीज़ होती है, इसमें एक एरो आइकन बना है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि कौन-कौन सी चीज़ है। जैसे हम लोगों ने ये आइकन है और हम लोग जिस पे होवर करेंगे, होवर मतलब अगर कर्सर को उसके ऊपर ले जाएँगे, राइट? तो फिर वो बता देगा कि वो एलिमेंट कहाँ पे कोडेड है। जैसे अगर मैं इसमें लिखूँ वी बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट स्केल्स विद यू, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो इसने मुझे यहाँ पे दिखाया, जैसे क्लिक करा ये उसने ऑटोमैटिक हाइलाइट कर दिया है ब्लू से। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो यही देखो, वी बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट स्केल्स विद यू। ये दिखा रहा है तुम्हें? वी बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट स्केल्स विद यू। तो ये इसके अंदर है। तो हम लोगों को दिख रहा है। अब ये जैसे सीएसएस है, अगर मैं सीएसएस हटा दूँ, यहाँ पे हम लोग एडिट कोड भी कर सकते हैं। अगर मैं सारी सीएसएस हटा दूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा, नॉर्मल आ गया, उसमें सीएसएस हट गई सारी। वी बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट स्केल्स विद वेबसाइट में। तुम भी ट्राई कर सकते हो, होवर करके किसी भी वेबसाइट में जाके, जैसे ये बटन है, गेट प्रोजेक्ट एस्टिमेट, अब मैं इस पे जगह लिख देता हूँ यू आर हैक्ड। लेकिन ये सिर्फ़ मेरे ब्राउज़र में हो रहा है, अगर तुम ये वाली वेबसाइट ओपन करोगे तुम्हें नहीं दिखेगा, तो ये लोकली रेंडर हो रहा है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सेलेक्ट करा, इस पे होवर करा, इस पे आया एंड हम लोगों ने ये देखा, ये गेट प्रोजेक्ट एस्टिमेट यही वाला है, यही सेम चीज़ लिखी है। गेट प्रोडक्ट्स और उसमें जितनी भी क्लास है, क्लास को मैंने हटा दिया। सो अब ये ऐसा आ गया, गेट प्रोजेक्ट एस्टिमेट। अगर हम लोगों को लिखना क्या था, यू आर हैक्ड, सो यू आर हैक्ड। ये देखो यू आर हैक्ड लिख के आ रहा है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वैसे। जस्ट अ क्विक नोट, ये वीडियो वर्जन 1 सीरीज का पार्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप टेक के सारे हाई लेवल कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको फाउंडर बनना है, इंडी हैकर बनना है या टेक समझ के अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये सीरीज एंड तक जरूर देखो। सारे वीडियोस एक रोड मैप की तरह लिंक्ड है, सो मेक श्योर यू फॉलो अलोंग। ठीक है? अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो वापस आ गया, क्योंकि अब कोड कहाँ से आया, मेरे वेबसाइट की जहाँ पे मैंने होस्ट करके रखा है, किसी सर्वर पे होस्टेड है फ्रंट एंड, ठीक है? तो वहाँ से फिर से जब मैं जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, तो वो फिर से सेम ले आया, और ये हम लोग जितना भी थे वो एलिमेंट्स टैब के अंदर होता है। तो हर ब्राउज़र के अंदर एक रेंडरिंग इंजन होता है जो हमारा एचटीएमएल, सीएसएस को रेंडर करता है, ठीक है? अब जो जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? वो हम लोगों को डिटेल्स, वो हम लोगों को लॉजिक लिखने में मदद करती है। लॉजिक ऐज़ इन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई टाइप मैसेज करूँ, है ना? और अगर मैं इसमें लिख दूँ कि एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, तो इसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स के बाद इसने प्रोसेस करके। तो इसमें मैंने बेसिकली बटन पे क्लिक करा, एक इस वाले एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, तो इसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक के लिए काम करता है, और अच्छा एग्जांपल भी दूँगा अभी बाद में। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो लॉजिक के पहले से नहीं आ रहा था। जब मैंने, तो इसमें बेसिकली एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में लिखा है इफ इफ दिस बटन इज़ क्लिक शो दिस, है ना?
तो फिर जैसे ही मैंने बटन क्लिक करा तो ये आ गया। ये हो गया जावास्क्रिप्ट का काम, है ना? जिसमें एचटीएमएल एंड सीएसएस आता है तुम्हारा, ठीक है? हाँ। सोर्सेज़ में तुम्हारा वो सारी फाइल्स एंड ऑल, ये जैसे लोगो डॉट ये है, अब मैं इसको ज़रा वापस ज़ूम आउट करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो जितनी भी मैंने फाइल अपलोड करी हुई है, तो मैंने अपना आइकन लोगो मैंने पोर्ट करा हुआ है, मैं इसको पोर्ट दिखाऊँगा बाद में। तो फिर वो है, रिएक्ट का लोगो है, ये सब है। सो स्टैटिक के अंदर तुम्हारा ये देखो सीएसएस है, सीएसएस के अंदर सारी सीएसएस फाइल्स है, ऐप.सीएसएस, इंडेक्स.सीएसएस, तो पूरा सोर्स कोड आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा अगर मैं, तो ये जो मेरा है ना सोर्स में, ये मैंने इसको जैसे रिएक्ट लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। तो मैं उसमें टेलविंड सीएसएस, टेलविंड क्या होता है, सीएसएस का एक लाइब्रेरी है और अच्छे यूज़ करने के लिए, उतना डिटेल में नहीं जाना है। बट ये ऐप.जेएस का ये पूरा कोड है, ये मैंने एक्चुअली कोड करा है। तो अगर मैं तुम्हें कोड भी दिखाऊँ एक बार, अ, ऐप.जेएस, ये देखो सेम कोड है। फंक्शन ऐप कंटेंट, फंक्शन ऐप कंटेंट, ये सेम पूरा कोड है। ये तुम्हारा सोर्सेज़ में आ गया, जितना भी कोड है, ठीक है? कंसोल में क्या आता है, कंसोल में जितने भी हम लोग जावा कंसोल बेसिकली डिबगिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसमें ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जितने भी हम लोग एक कंसोल यानी प्रिंट होता है जैसे पाइथन में, तो वो प्रिंट करता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है, मतलब कंसोल डॉट लॉग। तो अगर मैं कंसोल डॉट यहाँ पे हम लोग कोड भी रन कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ, मॉन्स्टर लायर, ये उसने बस कंसोल कर दिया, कुछ नहीं करा। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कंसोल डॉट लॉग प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग कुछ फंक्शन लिखे हैं, हमको डीबगिंग करनी है, एरर-वेरर देखना है, तो हम लोग यहीं पे डाल सकते हैं कि जब ये इवेंट है उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे और फिर कंसोल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस प्रिंट होता है कंसोल डॉट लॉग, और भी काम होता है वो बाद में देखेंगे, बट मेन काम यही होता है जो हम लोग मेनली यूज़ करेंगे डीबगिंग करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर कंसोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। एलिमेंट्स टैब समझ में आया तुम्हें? एलिमेंट्स टैब में तुम्हारा एचटीएमएल है और सीएसएस है, ठीक है? और तुम्हारा फिर कंसोल हो गया, सोर्सेस में तुम्हारा पूरा सोर्स कोड आ गया, ठीक है? नेटवर्क में सारी रिक्वेस्ट होती हैं। एचटीटीपीएस लिख के आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एचटीटीपीएस पूरा पढ़ा था। तो जितनी भी उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आती हैं। अब इसमें भी 2-3 टाइप की रिक्वेस्ट होती है। एक हम लोगों ने देखी थी गेट, तो ये गेट है। अब हम लोग कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पोस्ट भी लिख के आएगा, है ना? सो आई गेस इसके कॉन्टैक्ट अस में है। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँ, अब देखना, अ गेट रिक्वेस्ट आएँगी, है ना? अब हम लोग ट्राई करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो फिर जैसे मैं एक बार इसको क्लियर कर दे रहा, एक क्लाउडफ्लेयर का एक चेक कर दे रहा, ठीक है? अब मैं वापस क्लियर करता हूँ, मैं सेंड मैसेज करूँगा। ये वो कॉन्टैक्ट वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है? मैसेज हो गया सेंड, देखो ये क्या हो गया, पोस्ट ठीक है? रिक्वेस्ट में पोस्ट, पोस्ट। हाँ, अरे यार यहाँ पे ना आ गया। मेथड नेटवर्क पोस्ट 200 ओके, ठीक है? अब मैं इसके पेलोड में जाऊँगा। ये हो गया हेडर्स, हम लोगों ने फॉर्म फिल करा था ना ये वाला, तो अगर मैं इसमें पेलोड में जाऊँगा, तो ये मुझे पूरा दिखा रहा है पेलोड कि मैंने बजट कितना यूज़ करा था, कंपनी कौन-सी सेलेक्ट करी, ईमेल क्या सेलेक्ट करा, मैसेज क्या करा, नेम क्या करा, फ़ोन क्या करा, प्रोजेक्ट टाइप, सब्जेक्ट, है ना? तो ये पूरा अगर मैं व्यू पास्ड ही देखूँ, तो ये हमारा पूरी बॉडी हो गई। मतलब हम लोगों ने कंटेंट क्या-क्या भेजा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एचटीटीपीएस मेथड यूज़ करा, ये हमारा एपीआई है एक तरीके से। एचटीटीपीएस मेथड में मैंने कहा इस वाले में जाना है। हम लोग जब एपीआई पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट मेथड में पोस्ट समझे, 200 ओके, पेलोड समझे, पेलोड में क्या हुआ? जितना भी डेटा था वो है। हाँ, उसके पेरोल जो हम लोग ने पोस्ट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, और ये प्रीव्यू में बेसिकली तुम्हारा रिस्पॉन्स आता है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। रिस्पॉन्स मतलब है हम लोगों ने जब सेंड कर दिया और सर्वर ने सक्सेसफुली कर लिया, तो हम लोगों को मैसेज सेंड सक्सेसफुली आ गया। अगर ये फेल हो जाता, तो 500 भी आ सकता था। स्टेटस कोड अगर 500 होता कि मतलब हम लोगों को भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, सर्वर ने कुछ एरर दे दिया। अब आता हम लोग रिस्पॉन्स हो गया, अब आती है इनिशियल टाइमिंग पे। इस टाइमिंग भी काफ़ी कभी-कभी यूज़फुल होती है, अगर कोई वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो फिर इसमें हम लोग ने देख सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, इसमें ये चीज़ मेन है। तो हमने रिक्वेस्ट देखी, कितने में सेंड हुई, हम लोग ने 92, ये माइक्रो सेकंड है। माइक्रो सेकंड में ये चला गया, रिक्वेस्ट सेंड हो गई हमारी, एंड सर्वर से वेट हम लोगों को 10 सेकंड करना पड़ा। यूजुअली 10 सेकंड नहीं होता है, काफ़ी कम होता है। तुम देख सकते हो तुम्हारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कुछ मैट्रिक्स हैं, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। नेटवर्क्स मेन है, ठीक है? और नेटवर्क के बाद एक होता है तुम्हारा एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर मैं एरो पे क्लिक करूँगा,
और एप्लीकेशन पे जाऊँगा, ठीक है? सो एप्लीकेशन में होगी तुम्हारी लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में बेसिकली जैसे मैंने एक सेट करके रखी है बिल्ड शिप विजिटेड इक्वल टू ट्रू। अच्छा लोकल स्टोरेज क्या करती है? ये तुम्हारी ना इस वेबसाइट की पर्टिकुलर स्टोरेज है जो ब्राउज़र में मेंटेन्ड रहती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरेज होती है। एक होती है सेशन स्टोरेज, ठीक है? एक होती है तुम्हारी इंडेक्स डीबी भी होता है जो मैंने एक मनी लाइट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें यूज़ करा था। एक होती है कुकीज़। तो कुकीज़ एंड ऑल ये सब क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ़ अभी लोकल स्टोरेज करेंगे। ये बाद में तुम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो जब तुम्हें थोड़ा-सा चलाना आ जाएगा। मेन हम अपना लोकल स्टोरेज फ़ोकस है क्योंकि ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी अपने। लोकल स्टोरेज क्या करता है? हम लोग कोई भी वेरिएबल कोड कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन हो गया हो, तो उस लोकल स्टोरेज को स्टोर कर दो, अपडेट कर दो। फॉर ये रिएक्ट का कोड है, तुम्हें बस लॉजिक देखना है। एक वेरिएबल सेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में x इक्वल टू 20 वैसे ही हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है अगर हैज़ विजिटेड जो लोकल स्टोरेज जो हमारी इस लोकल स्टोरेज को गेट करने वाला है। मैं इसको इधर लाता हूँ। इस लोकल स्टोरेज को गेट करने वाला है। गेट आइटम बिल शिप विजिटेड को गेट करेगा, ठीक है? उसके अंदर मैंने इफ लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है ऑपोजिट। तो आपको पाएगा इफ हैज़ विजिटेड की वैल्यू क्या है? ट्रू। बिल शिप में हैज़ विजिटेड इक्वल टू लोकल स्टोरेज और गेट आइटम बिल शिप विजिटेड। तो इसमें अभी इसकी वैल्यू जो है, जो ट्रू है, वो इस वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो अगर इफ नॉट ट्रू यानी इफ फॉल्स तो फिर कॉन्स टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट शो वेलकम प्रॉम्प्ट। वेलकम प्रॉम्प्ट क्या है? अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ अच्छा ये कंडीशन कब रेंडर होगी? जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स होगी, नॉट ट्रू होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हैज़ विजिटेड। ऐसा करके मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको वेरी क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा एंड वेटिंग फॉर 1 2 3 4 5 ये देखो, ये प्रॉम्प्ट आया, लेट्स टॉक। ये तभी आता है जब मेरा वहाँ पे वेरिएबल सेट नहीं है। अगर मैं वापस एप्लीकेशन में जाऊँगा यहाँ पे से देखो लोकल स्टोरेज यहाँ पे मेरा वेरिएबल सेट नहीं। अब मैं अगर मैं इसमें एक्शन करूँगा, मे बी लेटर कर दे रहा हूँ। अब मेरी यहाँ पे देखना बिल शिप विजिटेड ट्रू। मैं नहीं चाहता कि जब भी हर बार बंदा विजिट करे वो बार-बार आए। तो अगर मैं इसी ब्राउज़र को विंडो को अगर मैं कट कर दूँगा, अगर मैं फिर से buildship.org में जाऊँगा, है ना? और मैं इसमें इंस्पेक्ट टैब खोलता हूँ, अब मुझे ये वाला वापस से प्रॉम्प्ट नहीं आएगा वो वाला। तो वो एक चीज़ है जो स्टेट मैनेज करती है, बिल्डशिप विजिटेड अभी भी लोकल स्टोरेज में मेरे इस वेबसाइट की लोकल स्टोरेज में है, भले ही मैंने इसको कट कर दिया। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँगा, इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कर दिया मान लो और अब मैंने इसको कट करा और अब मैं विज़िट करूँगा। तो आएगा, अब नेक्स्ट टाइम आएगा। हाँ, क्योंकि वो लॉजिक के हिसाब से आना चाहिए। अभी आएगा 1 2 और 3 ये 4 अभी तक 5 आए नहीं है, तूने विजिट करी नहीं है। ये देखो आ गया। देखा आ गया। हाँ, क्योंकि अब वो मैंने लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दिया है। तो लोकल स्टोरेज में बेसिकली वही है कि हम लोग कुछ भी अपने लॉजिक के हिसाब से चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। बाद में हम लोग जरूरी नहीं ऑथेंटिकेशन चाहिए वो स्टोर हो सकता है। हाँ, अपने लॉजिक के हिसाब से और लॉजिक कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट है।